हाँ बेटा जी, गुड मॉर्निंग मेरे बेटा जी। और होमवर्क हुआ नहीं हुआ अभी ये बताओ पहले। होमवर्क में कोई डाउट? होमवर्क में मैंने आपको 10 और 11 मतलब एक ही क्वेश्चन था, और आपको क्या करने को दिया था क्वेश्चन नंबर 10 में मेरे बेटा जी, मैंने आपको फिफो करने को दिया था है। और ये मैंने दोनों मेथड से दिया था, परपेचुअल और पीरियोडिकली। तो एक बार थोड़ा डिस्कस कर ले रहे हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे आज थोड़ा सा। मैंने आपको अगर याद हो, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के मैंने दो मेथड बताए थे आपको, अगर याद हो तो मेरे बेटा बता सकते हो कौन कौन से थे? पहला था मेरे बेटा जी हिस्टोरिकल, और दूसरा कौन सा था? नॉन हिस्टोरिकल। इसमें फिर मैंने आपको हिस्टोरिकल में भी बताया था कि इसमें जब हम गुड्स की वैल्यू करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक अपना निकालते हैं, तो दो तरह की आइटम होती हैं मेरे बेटा जी। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है नॉट इंटरचेंजेबल, और एक होती है मेरे बेटा इंटरचेंजेबल। हाँ और ना? और इसमें फिर मैंने आपको बताया था मेरे बेटा जी कि नॉट इंटरचेंजेबल में केवल हमारी कैलकुलेशन एक ही तरीके से करते हैं, और वो कौन सा मेथड था मेरे बेटे बताओ अब? कौन सा था? स्पेसिफिक। इसका केवल होता है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। और इसमें मैंने आपको बताया था इंटरचेंजेबल में, बोलो, चार बताए थे। कौन कौन से थे मेरे बेटा? लो मेरे बेटे, फर्स्ट कौन सा था? दूसरा बोलो। नेक्स्ट वेटेज एवरेज मेथड, और लास्ट था या सिंपल एवरेज। हाँ और ना मेरे बेटा? यही था। और नॉन हिस्टोरिकल में मेरे बेटा एडजस्टेड सेलिंग, ये था खेल सारा। क्लियर? इसमें मैंने आपको बोला था स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन पूछा ना जाता नहीं है, और सिंपल एवरेज वाला नहीं पूछा जाता। हाँ और ना बेटा जी? लेकिन हम डिस्कस करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। दो दो मिनट के हैं दोनों, डिस्कस जरूर करेंगे। और फिर मैंने कल आपको एक फिपो बता दिया था मेरे बेटे। क्लियर है ना? फिपो में कोई डाउट? कल जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था मेरे सामने भी आज, उसी क्वेश्चन को हम करेंगे मेरे बेटा जी। पहले लिफो से करेंगे और फिर वेटेज एवरेज से करेंगे। क्लियर है? दोनों से ही करेंगे ये, और आराम से समझना है लिफो और वेटेज एवरेज मेथड में क्या क्या है, और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कल मैंने आपको एक चीज और बताई थी मेरे बेटा, कि क्लोजिंग स्टॉक जो हम अपने यहाँ रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अकॉर्डिंग, कौन सी वैल्यू पे लिखते हैं? कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच इज, हाँ और ना बेटा जी? क्लियर मेरे बेटा? और आपको मैं एक बात और बताऊं कि हमारे यहाँ लिफो को, इस लिफो वाले को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 परमिटेड नहीं करता है।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 केवल परमिटेड करता है मेरे बेटा जी फिफो को और वेटेज एवरेज मेथड को। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्योंकि ये एक एक नंबर में क्वेश्चन आते हैं जो मैं बोल रहा हूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कौन से मेथड को परमिटेड नहीं करेगा, तो मेथड के नाम दे देंगे, तो उनमें से कोई एक निकालना पड़ेगा आपको, तो कौन सा रहेगा? लिफो। क्लियर है मेरे बेटा? लेकिन फिर भी हम सीखेंगे मेरे बेटा जी। तो सबसे पहले आज लिफो को करने जा रहे हैं हम लोग। तो लिफो का मतलब क्या हुआ अब ये बोलो मेरे बेटा जी। लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जिसको शॉर्टकट में क्या बोला जाता है मेरे बेटा जी? लिफो। और किस मेथड से कर रहे हैं पहले हम? किससे करेंगे? परपेचुअल मेथड। परपेचुअल मेथड में हम एक सीट बनाते हैं, उस सीट का क्या नाम है? स्टॉक लेजर सीट। क्या नाम है मेरे बेटा? स्टॉक लेजर सीट बनाएंगे मेरे बेटा हम लोग। लो साहब, पहला कॉलम किसका होगा मेरे बेटा जी? डेट का। क्लियर? फिर हम इसको 3 भागों में डिवाइड करेंगे, पहला परचेज, फिर इशू या सेल, और फिर बैलेंस मेरे बेटा। डेट, दूसरा मेरे बेटा जी परचेज, यहां पर क्या लिख दूं मेरे बेटा जी? सेल्स, और ये क्या हो गया मेरे बेटा? बैलेंस। पहला कॉलम किसका होता है मेरे बेटा? दूसरा कॉलम प्राइस का या अमाउंट इन रुपीज, और लास्ट अमाउंट का होता है टोटल। तो क्वांटिटी, प्राइस इन रुपीज, और टोटल अमाउंट। लो मेरे बेटे, सबसे पहले हमने लिखा क्वांटिटी, फिर हमने लिखा प्राइस इन रुपीज, प्राइस इन रुपीज, और यह अमाउंट। क्वांटिटी, प्राइस, और अमाउंट। लो सर, कर रहे हैं स्टार्ट मेरे बेटा। कौन सा कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर? हम अपनी बुक का कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 मेरे बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 10 को सभी लोग जरा ध्यान से देखिए। फर्स्ट 2016 ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है नील। कितनी दे रखी है मेरे बेटा? नील। तो हम वैसे तो इसको ऐसे ही लिख छोड़ दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गिवन है तो फर्स्ट 2016, यहां पर हम बेटा जी कुछ नहीं लिखेंगे, यहां डैश करके छोड़ दे। बैलेंस मतलब ओपनिंग क्या है बेटा? नील है, और नहीं लिखे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद मेरे बेटा फर्स्ट 2016 को ही आपने परचेज करी थी। कितनी यूनिट परचेज करी थी? 100 यूनिट, और एक यूनिट का प्राइस कितना था? 30। टोटल हो गया मेरे बेटा जी 3000। कोई डाउट किसी बच्चे को?
क्वांटिटी इशू में कुछ, सेल में कुछ नहीं है। बैलेंस हमारे पास कितना है मेरे बेटा, कितनी क्वांटिटी है, 130 रुपीज 3000। कोई डाउट हो तो पूछ लेना मेरे बेटा। इसके लीजिए और फटाफट मेरे बेटा जी, ये हमारा कंप्लीट पहली ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट पर आइए मेरे बेटा जी। अब नेक्स्ट क्या था, 15 जनवरी 2016। क्या है मेरे बेटा जी, सेल कितनी यूनिट का मेरे बेटा। अब हम मेरे बेटा जी लास्ट इन फर्स्ट आउट कर रहे हैं। अब हमारे पास तो अभी 100 यूनिट है, यही है, यही फर्स्ट है और यही लास्ट है, तो इन्हीं में से इशू कर दे रहे हैं। 30 1500। कोई डाउट, बैलेंस बताओ कितनी यूनिट बची, 50 30। कोई डाउट, ये भी आपकी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो गई है। लो साहब नेक्स्ट आओ मेरे बेटा जी। नेक्स्ट में क्या हुआ मेरे बेटा, हमने 1 फरवरी 2016 को परचेज करी है मेरे बेटा। परचेज कितनी यूनिट करी है मेरे बेटे, 200। और कितने की है यूनिट ये, 40। कितनी हो गई, कोई डाउट। और कुछ किया है हमने मेरे बेटा, तो बैलेंस बता सकते हो अब आप। हमारे पास कितनी यूनिट बची हुई थी पहली, 50। कितने रुपए वाली, ये तो हो गई जो पिछले बेल यूनिट है। और आज की यूनिट कितनी है हमारे पास, अच्छा लिख रहा हूं। हाँ जी, कोई डाउट मेरे बेटा। लो मेरे बेटा जी, ये भी हो गया मेरे बेटा जी। नेक्स्ट बोलिए मेरे बेटे, 20 फरवरी 16 को क्या हुआ मेरे बेटा, इशू कर दी हमने। अच्छा 15 है अभी इशू, पहले 15 को करते हैं। 15 फरवरी को हमने कितनी इशू करी मेरे बेटा, 100 यूनिट। तो अब आप बताइए लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है मेरे बेटा, पहले किस में से देंगे, 200 में से। 200 यूनिट कितने वाली थी, 40। तो इसमें से हमने 100 निकाल दी, कितने की हो गई, 4000। बैलेंस हमारे पास कितना बचा मेरे बेटा, 50 यूनिट तो बची है 30 वाली, और 100 यूनिट बची है मेरे बेटा जी 40 वाली। बोलिए मेरे बेटे, कोई डाउट। लो साहब, फिर नेक्स्ट एंड लास्ट है शायद, बीस फरवरी 2016। बताइए मेरे बेटा जी कितनी यूनिट, अगेन 100 यूनिट। अब 100 यूनिट अभी भी कौन सी देनी है, जो लास्ट कौन सी बची है, 40 वाली। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा क्या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है, जो सॉरी लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब जो लास्ट में आई है उन्हें पहले इश्यू करना है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होता है, जो पहले आई है उन्हें पहले निकालना होगा। ये मेरे बेटा जी अब बैलेंस कितनी यूनिट बची, 50। कौन सी, 30 वाली, और ये 1500। कुछ पूछोगे अब इसमें मेरे से, लो मेरे बेटे अब फटाफट बता सकते हो मेरे को, कितनी यूनिट परचेज करी थी हमने टोटल,
प्राइस ये टोटल कितने की खरीदी थी? 11,000 की, जिनमें से मेरे बेटा जी कितनी सोल्ड कर दी? जिनकी कॉस्ट कितनी थी? हाँ और ना? कितनी यूनिट अब आपके पास क्लोजिंग में बच गई? 50। जिनकी कॉस्ट कितनी है? हाँ और ना मेरे बेटा जी? कोई डाउट? अब यहां से फिर भी कल मैंने बोला था, अब यहां से क्या होगा मेरे बेटा? अब आपको यहां से सबसे पहले क्लोजिंग इन्वेंट्री आपसे पूछी जा सकती है। क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी थी मेरे बेटा जी? क्लोजिंग इन्वेंट्री थी 50 यूनिट। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री पूछी जाए इन रुपीज, तो कितनी बोलेंगे? 50 मल्टीप्लाई बाय द 30। पहले ये बोलिए हाँ और ना मेरे बेटा जी। बताओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बताओ फटाफट। फॉर्मूला निकाल के बता सकते हैं कि डायरेक्ट बता सकते हैं? डायरेक्ट भी बता सकते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए तो फॉर्मूला लगा के बता दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या होता है फॉर्मूला हमारा सीओजीएस का? सीओजीएस का ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग इन्वेंट्री थी नहीं 0, परचेज कितने का करा था? 11,000 का। क्लोजिंग कितनी है? 1,500। देखना यही आ रहा था मेरे बेटा। अरे हाँ और ना? यही है। और ये का मतलब समझ में आ गया, ये कहां मिलेगा आपको मेरे बेटा जी? सेल्स। हम यहां पर जो सेल्स दिखाते हैं मेरे बेटा, ये सेल्स कॉस्ट पर दिखा रहे हैं, सेल प्राइस पे नहीं दिखा रहे हैं। ये लेजर सीट जो बन रही है, स्टॉक लेजर सीट, क्या बोलते हैं इसको मेरे बेटा जी? स्टॉक लेजर सीट। जो हम ये बना रहे हैं लेजर स्टॉक सीट मेरे बेटा, ये किस मेथड में बना रहे थे मेरे बेटा जी? हम परपेचुअल में। हाँ और ना? कोई डाउट किसी बच्चे को? अब इसी क्वेश्चन को अगर हम करते हैं पीरियोडिकल से, तो कैसे करेंगे मालूम है आपको मेरे बेटा? किससे कर रहे हैं बेटा? इसी क्वेश्चन 10 को कर रहे हैं। तो आप क्या लिखेंगे मेरे बेटा? कैसे निकालोगे बताओ? पहले हम क्या करेंगे मेरे बेटा जी? क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालना है। क्लोजिंग इन्वेंट्री इन यूनिट, यूनिट का मतलब समझ में आ गया? कितनी हमने परचेज करी थी यूनिट? 200, सॉरी 300। कितनी हमने सेल कर दी थी मेरे बेटा जी? 250। कितनी बच गई? हाँ और ना? और जो पीरियडिकली है या पीरियडिकली बोल दूं, ये हम किस मेथड में कर रहे हैं? लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो मेरे बेटा अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो 50 यूनिट बची हुई है, ये हमारी कौन सी बची होंगी? भाई लास्ट वाली तो हम इशू करते ही जा रहे हैं, लास्ट वाली तो हम इशू करते ही जा रहे हैं। हमने ये पीछे जो खरीदी थी, जो 50 यूनिट कौन सी बची होंगी? ऊपर वाली। हाँ और ना? अरे हाँ और ना? लास्ट इन फर्स्ट आउट जो पीछे से खरीद रहे हैं वो हम इशू करते चले जा रहे हैं, मतलब सेल करते चले जा रहे हैं। और अगर बच रही हैं तो वो कौन सी बची होंगी मेरे बेटा जी? अगर सपोज करो मान ले रहे हैं 50 की जगह 150 बचती, फिर तो इसका मतलब क्या होता मेरे बेटे? मालूम है आपको मेरे बेटा? इसका मतलब अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री होती 150, तो 100 हमारी होती मेरे बेटा जी कौन सी है? ये वाली।
अरे हाँ और ना। और 50 यूनिट अब कौन सी मेरे बेटा जी होती है मेरे बेटा जी, इस 200 वाली में से, हाँ और ना मेरे बेटा जी, 200 वाली, हाँ और ना। तो अभी तो फिलहाल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब चलें, तो यहां पर कितना बेटा मल्टीप्लाई कर दूं, देखना आंसर सेम आ रहा है, हाँ और ना। क्या मतलब है, अच्छा एक और बात बताओ मेरे को, अभी वेटेज भी करेंगे हम। ये मैंने कर दिया मेरे बेटा पीरियोडिकली मेथड से, और यही क्वेश्चन मैंने किया परपेचुअल मेथड से। तो परपेचुअल और पीरियोडिकली में कोई एक मेन डिफरेंस बताओ क्या होता है। एक टाइम, परपेचुअल में क्या करते हैं हम, जैसे ही आपके पास कोई रिसिप्ट आई, मतलब आपने अगर कोई परचेज कर लिया मेरे बेटा, अगर आपने परचेज किया तो आपने रिकॉर्ड कर दिया, आपने इशू करा तो आपने रिकॉर्ड, मतलब एवरी परचेज एंड आफ्टर एवरी परचेज एंड आफ्टर एवरी सेल वी आर मेंटेन ए सीट फॉर एवरी ट्रांजेक्शन। हर ट्रांजेक्शन के लिए हम एक सीट बना रहे हैं और उसको हम सीट में रिकॉर्ड कर ले रहे हैं, क्लियर है। दूसरी तरफ हम चलते हैं मेरे बेटा जी, कौन सा मेरे बेटा जी, पीरियोडिकली। इसमें क्या करते हैं हम, आफ्टर ए सर्टेन पीरियड, आफ्टर ए इंटरवल, विच इज, जो हो सकता है, विच इज कौन सा, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द वीक, अरे हाँ और ना। मतलब एंड ऑफ द मंथ हमने डिसाइड किया कि हर महीने के एंड में हम बेटा जी अपना स्टॉक की कैलकुलेशन करेंगे, क्लोजिंग निकालेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, पीरियोडिकली में क्या करना होता है, हमने केवल एक पर्टिकुलर डेट को ही हम क्या करेंगे, फिजिकली काउंटिंग करेंगे। फिजिकली काउंटिंग समझ में आता है, 1 बाई 1 गिनेंगे, 1 2 3 4 इस तरह से। और गिनने के बाद मेरे बेटा जी फिर हमें पता चला कि हमारे पास कितनी यूनिट बची हुई है, 50। ये मैंने यहां पे लिखा ना, सेल ये परचेज कुछ नहीं करते, उसमें केवल क्या करते हैं, फिजिकली काउंटिंग करते हैं। और फिजिकली काउंटिंग करने के बाद फिर लिफो, लिफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब पिछली, पहली जो लास्ट वाली होंगी पहले उन्हें आउट करेंगे, तो बची हुई कौन सी होंगी, पहले वाली, उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। दूसरा, यहां पर हम क्या करते हैं मेरे बेटा, एक सीट बनाते हैं, इसमें सीट हमने बनाई, इसमें हमें पीरियोडिकली में कोई सीट नहीं बनाते हैं। कंट्रोल किसमें, कंट्रोल ज्यादा अच्छा होगा, परपेचुअल में होगा कि पीरियोडिकली में होगा, परपेचुअल में कंट्रोल ज्यादा बेटर होता है, पीरियोडिकली में कंट्रोल नहीं होता है, वहां तो गए काउंटिंग हो गई, बात खत्म हो गई, हाँ और ना। अब कभी कभी अब सोचो, जैसे यही क्वेश्चन मैंने किया, परपेचुअल से भी करा और पीरियोडिकली से भी करा, दोनों का आंसर सेम आ गया। और कभी सपोज करो आंसर सेम ना आए, आंसर सेम ना आए का मतलब क्या है मेरे बेटा, मान के चल रहे हैं हमारी परपेचुअल के अकॉर्डिंग, परपेचुअल के अकॉर्डिंग क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है मेरे बेटा जी, के अकॉर्डिंग 1500 इन रुपीज, और पीरियडिकली से आ रहा है मेरे बेटा जी 1400, हाँ और ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये ज्यादा है और ये कम है। इसको मैं दूसरी लैंग्वेज में अगर ये कहूं, पीरियडिकली में आपने क्या करा था, काउंटिंग करी थी, हाँ और ना। मतलब आपने जब काउंटिंग करी तो आपके पास जो इन्वेंट्री है मेरे बेटा जी, इन्वेंट्री वो कम है, हाँ और ना मेरे बेटा जी, किसके अकॉर्डिंग, पीरियडिकली के अकॉर्डिंग। और आपकी बुक मेरे बेटा जी क्या कर रही है, वो ज्यादा दिखा रही है, हाँ और ना। उनके अकॉर्डिंग क्वांटिटी क्या है मेरे बेटा जी, क्वांटिटी इन्वेंट्री की क्या है मेरे बेटा जी, ज्यादा है। समझ में आया कि नहीं आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं, भाई मेथड दोनों हमने, एक क्या कर रहे हैं, एक फिजिकली काउंटिंग कर रहे हैं
और एक क्या हो रहा है मेरे बेटा जी कि हम सीट बना रहे हैं। जैसे ही मतलब यहां से दरवाजे से सामान निकलेगा, मैं वहां बैठा हुआ हूं, कितना इन्वेंट्री इशू करी तुरंत रिकॉर्ड कर दी, कितना अंदर आया उसे रिकॉर्ड कर दिया। मतलब काउंटिंग नहीं चल रही है, केवल सीट पर काम चल रहा है। किसमें सीट पर चल रहा है? परपेचुअल में, हाँ और ना। और पीरियडिकली में क्या हो रही है? काउंटिंग हो रही है। तो पहले ये बताओ, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, कंट्रोल तो इसी में ही है परपेचुअल में, लेकिन फिर भी ऐसा हो गया कि काउंटिंग में कम है, हाँ और ना, और बुकों में ज्यादा आ रहा है। तो ये क्या रीजन हो सकते हैं? क्या रीजन हो सकते हैं मेरे बेटे, बता सकते हो? पहला क्या बोला मेरे बेटा? लॉस। लॉस का मतलब क्या हो सकता है? थेफ्ट भी हो सकता है। अरे हाँ और ना, थेफ्ट का मतलब समझ में आ रहा है? भाई काउंटिंग मेरी बुकों में तो चल रही है, वहां से एक पीस किसी ने उठा के चला गया। जब मैंने फिजिकली काउंटिंग करी पीरियडिकली के द्वारा, वहां काउंटिंग कम हो गई, हाँ और ना। और क्या हो सकता है? सैंपल के लिए भेजा हो, तो सैंपल के लिए अलग चीज है, ये इसमें से नहीं आएगा सैंपल। हाँ, और क्या हो सकता है? क्या? काउंटिंग एरर। काउंटिंग एरर हो सकती है। मान लो एरर कुछ नहीं है, ठीक है, इतनी बड़ी गलती नहीं है, 50 यूनिट है, 1 2 3 4 गिनने में क्या एरर होनी है? लिखने में किस चीज में एरर हो सकती है मेरे बेटा? हो सकता है बुक में ज्यादा दिखा रहे थे सीट में कि हमने गलत रिकॉर्डिंग कर ली हो। गलत रिकॉर्डिंग किस में? परचेज में। अरे हाँ और ना, मतलब क्या हुआ मेरे बेटा जी? दूसरा, रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ परचेज। समझ में आ गया? अरे हाँ और ना। और क्या हो सकता है? सेम यही सेल में भी कर सकते हैं। इशू में, इशू हमने 100 करी और लिख दी, ज्यादा लिख दी, जब तो वहां पे पड़ेगा। यस और नो बेटा जी? तो ये हमारी रॉन्ग हम रिकॉर्डिंग किस में कर सकते हैं? परचेज और सेल्स में, हाँ और ना मेरे बेटा जी? तो ये रीजन समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं मेरे बेटा जी? कि अगर आपसे क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाए कि फिजिकली क्वांटिटी ज्यादा है पीरियडिकली मेथड के अकॉर्डिंग, और परपेचुअल मेथड के अकॉर्डिंग क्वांटिटी कम है, तो वो रीजन बताइए कोई। तो रीजन समझ में आता है ना भाई? वहां पर क्वांटिटी कम का मतलब समझ में आया क्या नहीं आया? क्या चोरी हो गई, पता ही नहीं चला। हमने जब क्वांटिटी करी तो इसके अकॉर्डिंग, अब मैं दूसरी लैंग्वेज में यूज कर रहा हूं, सपोज करिए इसके अकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए मेरे बेटा जी? 50, और इसके अकॉर्डिंग हो रही है मेरे बेटा जी 49। ऐसे ले लो आप। इसके अकॉर्डिंग यूनिट मतलब सीट में कितनी आ रही है? 50, और वहां कितनी है फिजिकली, कितनी आ रही है? 49। तो हो सकता है लॉस हो गया हो, थेफ्ट हो गया हो, चोरी हो गई हो, हाँ और ना। गलत हमने रिकॉर्डिंग कर ली हो परचेज बुक में। परचेज बुक में हमने कब ये ऐसा होगा? ज्यादा रिकॉर्ड करा होगा क्या कम करा होगा? ज्यादा। और सेल का मतलब हमने कम सेल दिखा दी हो। अरे यस और नो? मेरी बात समझ में आती है? ऐसे ही इसका रिवर्स ले लेते हैं, 22 वर्षा। 22 वर्षा क्या होगा? क्वांटिटी में ज्यादा है, और क्वांटिटी में मतलब समझ में आया मैंने क्या बोला? अब मैं यहां पे लिख रहा हूं क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब किसकी मेरे बेटा जी? इन्वेंट्री की। अब क्वांटिटी जो फिजिकली काउंट करते हैं किस मेथड से करते हैं मेरे बेटा जी? पीरियडिकली। अरे हाँ और ना, ये ग्रेटर देन है। अब बोलो, ये परपेचुअल है। समझ में आया? फिजिकली काउंटिंग करी तो कितनी थी? 40, और बुक में कितनी दिखाई दे रही है? 49, हाँ और ना। तो सबसे बड़ी एरर क्या होगी मेरे बेटा? रॉन्ग रिकॉर्डिंग ही होगी परचेज और सेल में, हाँ और ना। गलत हमने रिकॉर्ड कर दिया हो। ऐसा भी हो सकता है, क्या हो सकता है? गुड्स रिसीव कर लिया लेकिन रिकॉर्ड, अरे हाँ और ना, गुड्स परचेज एंड रिसीव्ड बट नॉट रिकॉर्डेड, हाँ और ना मेरे बेटा?
तो इनका डिफरेंस समझ में आ रहा है कि ये क्या कर रहा हूं मैं, क्या नहीं कर रहा हूं, समझ में आया कि नहीं आया मेरे बेटा? अरे यस और नो, क्लियर है? जो क्वेश्चन अगर घुमा फिरा कर आ जाए तो कर लोगे ना 1 नंबर का क्वेश्चन। क्लियर? आगे चलू बेटा जी। इसी क्वेश्चन को मेरे बेटा मैं कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनेंगे। वेटेज किससे कर रहा हूं मैं? लो साहब, कौन से क्वेश्चन को मेरे बेटा जी? 10th को ही, जो अभी हम कर रहे थे, वेटेज एवरेज मेथड। करो मेरे साथ। सबसे पहले डेट का कॉलम, फिर हमारा मेरे बेटा जी क्या होता है? परचेज, फिर क्या होता है? सेल, और लास्ट में क्या होता है मेरे बेटा? बैलेंस। बनाने का तरीका अब तो समझ में आ गया होगा ना सभी को। क्वांटिटी पर यूनिट, क्वांटिटी प्राइस पर यूनिट, और ये क्वांटिटी और ये प्राइस पर यूनिट और अमाउंट। लो सर, लीजिए मेरे बेटा। डेट, परचेज, क्वांटिटी, प्राइस और ये अमाउंट। क्वांटिटी, लो मेरे बेटे। क्वेश्चन नंबर 10 करें स्टार्ट। सबसे पहले 1 जनवरी जो बैलेंस नील बता रहा है, तो यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे बेटा जी। बैलेंस किस डेट का मेरे बेटा जी? 1 जनवरी का। हाँ और ना? अरे यस और नो? नील। क्लियर? आगे बढ़ो फटाफट। अब आगे क्या था मेरे बेटा जी? फर्स्ट 2016 कितनी यूनिट खरीदी थी? 100। कितने के हिसाब से मेरे बेटा? 30। कितने की हो गई? 3000। 100 यूनिट, 30 और 3000। इसमें कोई डाउट मेरे बेटा? करें आगे? आगे आइए मेरे बेटा जी। फिर क्या करा मेरे बेटा जी आपने? 15 जनवरी 2016 कितनी यूनिट मेरे बेटा? 50 यूनिट। अब बेटा यहां पर तो जो प्राइस लिखा जाएगा वेटेज से कर रहे हैं, ये मैं लिख दे रहा हूं यहां पर। कौन सा मेथड है ये? वेटेज एवरेज बेसिस। वेटेज एवरेज से कर रहे हैं, तो पहले इसमें तो मेरे बेटा जी कुछ कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि तो इशू हो रही है। तो हमारे पास वही 30 रुपए वाली है, तो 30 ही वाली इशू करेंगे मेरे बेटा जी। तो कितना हो गया? 1500। बची कितनी? 50 और 30 रुपए वाली। यहां तक तो सभी में सेम था मेरे बेटा, चाहे फिफो हो, चाहे लिफो हो, और चाहे वेटेज हो। पहले ये बोलिए, इसमें कोई डाउट? अब क्या हुआ? 1 फरवरी 2016 कितनी यूनिट परचेज करी मेरे बेटा? अब जरा ध्यान से सुनेंगे मेरे बेटा सभी लोग।
और पहले यहां तक कंप्लीट करिए जितना मैंने कंप्लीट किया है। कर लिया? अब जरा ध्यान से सुनना है मेरे बेटा प्लीज। पहले की यूनिट कितनी थी आपके पास? अब कितनी यूनिट और खरीद ली आपने? 200। कितनी हो गई? आवाज नहीं आई मेरे पास तक। तो यूनिट क्वांटिटी में लिखो 250। क्या ये बात समझ में आ गई? दूसरा बोल रहा हूं अब जरा ध्यान से। इन 50 यूनिट की वैल्यू कितनी थी मेरे बेटा? 3000। इन 200 यूनिट की वैल्यू कितनी थी? 8000। अरे हाँ और ना? 3000 प्लस 8000 कितना हो गया? ये लिखिए मेरे बेटा जी अमाउंट में। हाँ और ना? अब वेटेज एवरेज बेसिस में क्या करेंगे मेरे बेटा जी? टोटल यूनिट हमारी कितनी, टोटल अमाउंट कितनी थी मेरे बेटा जी? 11000। टोटल यूनिट कितनी थी हमारी? 250। एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे वेटेज एवरेज बेसिस। कितने की निकली? 44। क्या मेरे बेटा? 1500 प्लस नहीं होंगे मतलब? अच्छा ये 3000 कर दिए मैंने। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये 3000 ये गलत है ना? ये आए कहां से 3000? ये बेटा दोबारा करो मेरे बेटे। 50 यूनिट की वैल्यू कितनी थी मेरे बेटा? मैं दोबारा देख रहा हूं। 50 यूनिट की वैल्यू कितनी थी मेरे बेटा जी? 1500। और जो 200 यूनिट खरीदी थी उनकी वैल्यू कितनी थी? 8000। और टोटल यूनिट हमारे पास कितनी बची? अब डिवाइड करना बेटा। कितना? अब सुन लो मेरी बात मेरे बेटा। वेटेज एवरेज प्रॉफिट या वेटेज एवरेज बेसिस में हम वैल्यू कैसे निकालते हैं एक यूनिट की? क्या करेंगे मेरे बेटा? अमाउंट किसका मेरे बेटा जी? अमाउंट जो बैलेंस बचा हुआ है उसका अमाउंट, प्लस अमाउंट किसका मेरे बेटा? जो हमने परचेज करी हुई है, डिवाइडेड बाय द बैलेंस वाली यूनिट प्लस परचेज वाली यूनिट, डिवाइड कर दीजिए। आपको अभी भी नहीं समझ में आया होगा, मैं दोबारा समझा रहा हूं। फिर देखो इधर एक बार, यहां पर अमाउंट कौन सी लेनी है मेरे बेटा जी? इसमें देखो बैलेंस। बैलेंस कितना था मेरे बेटा जी? पहले इस ट्रांजैक्शन से पहले बैलेंस कितना था अमाउंट का मेरे बेटा जी? 1500। मैंने देखो यही लिखा हुआ है अमाउंट बैलेंस का कितना आया मेरे बेटा जी? 1500। फिर अमाउंट किसका मेरे बेटा जी? परचेज वाली अमाउंट का। परचेज कितना करा था आपने मेरे बेटा जी? 8000। अब आपको यूनिट लेनी है बैलेंस वाली और परचेज वाली। यस और नो बेटा जी? बैलेंस वाली कितनी यूनिट थी मेरे बेटा जी? 50। परचेज वाली यूनिट कितनी थी? 200। और जो आएगा वो पर यूनिट प्राइस निकलेगा। हाँ और ना मेरे बेटा? अभी भी नहीं समझ में आया? अरे हाँ ना तो बोलोगे। तो हमने क्या करा मेरे बेटा? तो इसकी अब मैं प्राइस लिख रहा हूं इन 250 यूनिट की। कितना लिख दिया मैंने? 38। कोई डाउट? अरे बोलो। ये हमारी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो गई मेरे बेटा जी। अब आइए मेरे बेटा जी, इसके बाद क्या हुआ मेरे बेटा? 15 फरवरी को फिर हमने क्या करा मेरे बेटा जी? इशू कर दिया। अरे हाँ और ना? तो अब कुछ नहीं है मेरे बेटा इस क्वेश्चन में। 15 फरवरी 2016 कितनी यूनिट इशू करी मेरे बेटा जी? 100। तो यहां पर 100 ही लिखेंगे। और एक यूनिट कितने की लिखेंगे? 38 3800। अरे हाँ और ना? हमारे पास कितना यूनिट बच गई मेरे बेटा जी? 150। अरे यस और नो? और बेटा जी कितने रुपए वाली बची? 38। मल्टीप्लाई करो कितना आ गया? कितना? 5700। तो जो आपको ये प्राइस निकालना होता है वो प्राइस इशू के टाइम नहीं निकालना होता है। कब निकालना होता है? परचेज, जब हम परचेज कराएंगे मेरे बेटा।
आगे चलिए, नेक्स्ट एंड लास्ट है मेरे बेटा जी 20 फरवरी 2016। फिर यूनिट हमने बेटा जी इशू करी 100, कौन सी करेंगे 38 वाली, 38,000। कितनी यूनिट बच गई मेरे बेटा जी 50, 38 वाली कितना बचा मेरे बेटा, हाँ और ना, नहीं समझ में आया, कोई डाउट, लो मेरे बेटे, हो गया, फटाफट निकालो मेरे बेटा जी। टोटल कितनी यूनिट आपने परचेज करी थी 300, कितने की खरीदी थी 11,000, कितनी यूनिट सोल्ड कर दी 250, कितने की यूनिट सोल्ड करी, कितना 9,100, कितनी यूनिट बच गई, कितने की वैल्यू। अब आप जरा चेक करो कौन से मेथड में मेरे बेटे, लेफो में और फिपो में अलग अलग आ रहा है आंसर। देखो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में कल जो आप क्वेश्चन होमवर्क करके लेकर आ रहे थे तो कुछ और आंसर है, कितना है, लेफो में कितना था 15, मतलब चेंजेज आ रहे हैं, और इसमें कितना आ रहा है 1900। तो हर मेथड में अलग अलग आएगा। तो ये क्या है मेरे बेटा, क्लोजिंग स्टॉक निकालने के मेथड है। अब आपकी जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है, वो कौन सा सिस्टम अडॉप्ट करता है वो आपके कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, हाँ और ना, क्लियर। तो अब इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगी। अब आपकी कितनी है 9,100, क्लोजिंग स्टॉक कितना है मेरे बेटा जी 1900, हाँ और ना। अब इसी को हम बेटा जी किससे कराएंगे मेरे बेटा बोलो, अभी हमने ये कौन से मेथड से किया था, परपेचुअल क्लोजर। अब इसको कर रहे हैं मेरे बेटा इसी को, लो मेरे बेटे, कैसे करते हैं अब इसमें ये समझ लो मेरे बेटा जी, बोलो फटाफट मेरे को ये बताओ, जो परचेज करी थी ये हमारे पास ओपनिंग था, क्लियर है, किस डेट को कितनी यूनिट हमने खरीदी और उसकी अमाउंट बताओ मेरे को, कितनी खरीदी मेरे बेटा। पहले मैंने देखो, पहले अगर ये होता फर्स्ट फर्स्ट 2016, अगर ये ओपनिंग बैलेंस होता, यहाँ है नहीं है, तो आप ऐसे ही करते जैसे मैं अब करने वाला हूं, हाँ और ना मेरे बेटा, यहां नहीं है तो जीरो, क्लियर है। 1 जनवरी 2016 को फिर आपने कितनी यूनिट खरीदी थी, कितनी 100, कितने रुपए की खरीदी थी 3,000, कोई डाउट, केवल आपको परचेज वाली बतानी है। फिर आपने कब खरीदी थी 1 फरवरी 2000, अरे हाँ ना तो बोल दो, कितनी यूनिट खरीदी थी, कितने रुपए वाली, कितना हो गया, क्या ये बात समझ में आ गई, क्या और यूनिट कुछ खरीदी थी, अगर कुछ और खरीदते तो बेटा वही डेट फिर क्वांटिटी और मल्टीप्लाई और टोटल। तो इसका मतलब टोटल कितने रुपए की खरीदी थी 11,000, कितनी यूनिट खरीदी थी मेरे बेटा जी 300, अरे हाँ और ना। तो वेटेज एवरेज बेसिस में एक यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 11,000 डिवाइडेड बाय द 300, 11,000 कहां से आया बोलो बेटे, 11,000 कहां से आया बोलो, जो हमारा ये परचेज जो करा था उसका मल्टीप्लाई कर जो टोटल किया, हाँ और ना। 300 यूनिट कितनी बेटा, ये जो हमने परचेज करी थी टोटल यूनिट ये 300, कितना निकला बोलो 30 पर यूनिट, कोई डाउट, अरे हाँ और ना।
कोई डाउट है? अब क्लोजिंग निकालते हैं इसमें। क्लोजिंग इन्वेंट्री, कितनी इन्वेंट्री बची थी, कितनी यूनिट में? 50 बची थी। अरे हाँ और ना, और अमाउंट इन रुपीज निकाले हैं तो 36.66 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बोलो कितना आया? कितना बेटा? जो भी है, नहीं समझ में आया? नहीं आया तो नहीं आया, क्या करा जाए? नहीं, एवरेज वेटेज एवरेज मतलब एवरेज निकाला जा रहा है। एवरेज समझ में आता है? लिफो फिफो में तो सर्टेन अमाउंट निकल रही है। अब इसमें निकालने का क्या प्रोसीजर, वहां क्या कर रहे थे हम, केवल बेटा पहले दो फिगरों को ऐड करते थे, केवल बैलेंस प्लस परचेज डिवाइडेड बाय द उन्हीं की मतलब क्वांटिटी। इसमें क्या करा हमने, हमने टोटल करा है मेरे बेटा। टोटल हमने कितने रुपए की खरीदी, इतने की खरीद ली अमाउंट में। कितनी यूनिट खरीदी? 300। ये एक यूनिट का प्राइस निकला, जबकि वहां पर हमारा एक प्राइस क्या निकला था? 38 निकला था। देखो कितना निकला था? 38। वहां क्या निकल रहा है? 36.66। तो मेथड है बस, और कुछ नहीं है। हाँ और ना मेरे बेटा, ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? बोरियत वाले हैं, मेरे को भी मालूम है, लेकिन पेपर में पूछे जाते हैं। ये एग्जाम में फ्री के मार्क्स है भाई, इसमें है क्या? कैलकुलेशन चल रही है, कॉस्ट पार्ट, कॉस्ट का पार्ट है ये। मैंने कल भी बोला था, एक कॉस्ट अकाउंटिंग है हमारे यहाँ सब्जेक्ट, इंटरमीडिएट में आएगा, और कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको ये दोबारा पढ़ना पड़ेगा एक बार, इन्वेंट्री। क्लियर है? तो यहाँ केवल बेसिक है और कुछ नहीं है। तो मैं उम्मीद करूं ये भी समझ में आ गया मेरे बेटा। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं मेरे बेटा जी, सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज को समझने के लिए एक सिंपल सा काम, दो मेथड बताने हैं मेरे को, एक छोटे छोटे, वो भी बताकर फ्री कर दूंगा। सिंपल एवरेज में क्या करना होता है, जरा ध्यान से सुनेंगे मेरे बेटा जी। ओके, ये क्वेश्चन है जैसे मेरे बेटा, ये आपका पहला क्वेश्चन है आपकी बुक का, और इसमें हमने क्या करना है, सिंपल निकालना है, सिंपल एवरेज, और कुछ नहीं करना है मेरे बेटा। तो इसमें जरा क्वेश्चन में अपने देखो, एक ट्रांजेक्शन पहले भी है इस क्वेश्चन की, देखो जरा है कि नहीं है। अरे हाँ ना, कितने हैं बेटा जी? 4th ऑफ दिसंबर, लिखा है नहीं लिखा? 4th ऑफ दिसंबर को कितनी यूनिट खरीदी थी? 900। और कितने की खरीदी थी? 50। अब जरा ध्यान से समझ लो मेरे बेटा, कुछ नहीं करना है अब आपको, मैं वैसे ही समझा दे रहा हूं, और आप आराम से समझिए, कोई टेंशन हो मेरे को बता दीजिए मेरे बेटा जी। लो साहब, बेटा ध्यान से सुनना है, क्या करना है अब आप जरा ध्यान से सुनो मेरे बेटा जी। ये आपका सॉल्यूशन मैंने यहीं क्यों आते नहीं है ये एग्जाम में, इसलिए मैं आपको क्या नहीं दिखा रहा हूं। आप वहां पर बताइए, पहली 4 दिसंबर को कितने कितने रुपए में यूनिट खरीदी थी? 50। दूसरा कितने में खरीदी थी? तो देखो जरा, जितनी बार आपने यूनिट खरीदी है तो उनकी अमाउंट ऐड करी गई है, 50, 55, अगेन 55, 60, 47। कितनी ट्रांजेक्शन हुई है ये? 5। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन 5, डिवाइड कितने से कर दिया है? नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन 5। हाँ और ना, टोटल कितना आया मेरे बेटा जी? 267। लिखा है नहीं लिखा? डिवाइडेड बाय द 5, और इसमें आपकी 53 पॉइंट पर यूनिट निकल आई, मतलब एक यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल आई? 53.4। क्या मेरी बात समझ में आई क्या नहीं आई? अब क्वेश्चन में अगर सपोज करिए, अगर यही क्वेश्चन लेकर चलें जो आपकी बुक में क्वेश्चन है पहला, ध्यान से देखो जरा, वही पहला क्वेश्चन है, हमने कितनी टोटल यूनिट खरीदी थी मेरे बेटा जी? मेरे को याद है कल का ही क्वेश्चन है, 2600, जिनमें से आपने सेल कितनी कर दी थी? याद आया नहीं आया? हाँ और ना? तो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी बची थी मेरे बेटा जी? 1000 तो यूनिट बची। अब 1000 यूनिट की वैल्यू अगर इन रुपीज में निकालना चाहते हैं सिंपल एवरेज बेसिस से, तो अभी हमने एक यूनिट की वैल्यू क्या निकाली थी मेरे बेटा जी? 53.4। हाँ और ना? ये हो गया मेरे बेटा जी। क्या मैं 19
करूं क्या? आपको समझ में आ गया? तो सिंपल एवरेज में क्या करते हैं मेरे बेटे, समझ में आ गया? क्या ऐड करते हैं? अमाउंट ऐड करते हैं कि क्वांटिटी ऐड करते हैं? जो प्राइस एक यूनिट का दिया जाता है, जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है किसकी, परचेज और इशू दोनों की, केवल परचेज की? देख रहे हो गए ना कंफ्यूज? किसकी अमाउंट ऐड करते हैं? परचेज की। भाई सेल वाली तो हमारी वही सेल वाली जाएगी। अब सेल में हम जो यूनिट कराएंगे तो इस क्वेश्चन में एवरेज सिंपल में किस हिसाब से करेंगे? 53.4 से करेंगे, हाँ और ना? तो हमने जो ये यूनिट ऐड करी है, ये यूनिट कौन सी है? परचेज वाली। यस और नो? जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई उनको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन से, एक यूनिट की वैल्यू निकल आएगी। यस और नो बेटा जी? ये आते नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूं ताकि याद रहे। हाँ और ना बेटा? आते कौन से? लिफो, फिफो और बेटे। इसमें कोई डाउट? अब ये बोलो फटाफट, कोई डाउट है? फिर मैं आगे चलूंगा मेरे बेटा जी। यहां तक अब ये समझ में आ गया? ये आपका एक सिस्टम, मतलब एक ये कहते हैं कॉन्सेप्ट खत्म हो गया मेरे बेटा। क्लियर है? अब चलूं आगे मेरे बेटे, बोलो तो। लो साहब, अब जरा ध्यान से आइए मेरे बेटा जी। अब आप, ये हमारा आया जो हम जहां से कल स्टार्ट किया था ये चैप्टर में, वहीं आ गया हूं। अगर आपको याद हो मेरे बेटा, मैंने आपको अब ये फिफो समझा दिया, लिफो समझा दिया, वेटेज एवरेज प्राइस समझा दिया, हाँ और ना मेरे बेटा जी? क्लियर है? और इसी के साथ मैंने एक और जोड़ा था, सिंपल एवरेज, याद है बेटा जी? ये भी समझा दिया। अब इसमें एक मैंने ये भी बोला था, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, ये नहीं आता है बोला था, लेकिन मैं इसको भी समझा दे रहा हूं क्योंकि इसमें भी 2 मिनट का काम है। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड ये पहले किस में लगता है? ये लगता है इन्वेंट्री नॉट ऑर्डिनरी इनचेंजेबल। इन्वेंट्री कौन सी है? नॉट इंटरचेंजेबल, जो आपस में चेंज नहीं हो सकती हैं। कोई आइटम, कोई अमाउंट बता, मतलब कोई एग्जांपल बता सकते हो आप? ज्वेलरी, ज्वेलरी, अरे हाँ और ना? अगर हम गले का सेट खरीदें तो हर सेट का कॉस्ट अलग अलग होगी। क्या हम उसमें इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में? हमने एक ज्वेलरी खरीद ली 60,000 की, एक दिन बाद गए और हमने कहा भैया ये वाली नहीं चाहिए, ये वाली चाहिए, इंटरचेंज करने आए हैं इसको, क्या चेंज कर देंगे? दुकानदार दे देगा? वो कहेगा भैया क्या कर रहे हो, ये कोई वैसी चीज थोड़ी है क्या बिस्किट लेने आए और चेंज कर दिया। अगर आपको दूसरी लेनी है तो पहली वाली आप वापस करो, दूसरी वाली पहले देखो कौन सी लेनी है, फिर हम उसको वेट करेंगे। मतलब उसी प्राइस पे नहीं देगा, प्राइस मतलब उसी अमाउंट में। गोल्ड का तो प्राइस सेम हो सकता है। गोल्ड का प्राइस अगर आज 50,000 चल रहा है मार्केट में और कल भी 50,000 हो सकता है, प्राइस तो सेम हो सकता है, लेकिन उस आइटम का वेट अलग अलग होगा, हाँ और ना मेरे बेटा जी? अरे यस और नो? तो उस केस में मेरे बेटा जी क्या करना होता है, अब जरा ध्यान से सुन लीजिए, लिखना समझ लो, मेरे अकॉर्डिंग तो मेरे को नहीं लगता कुछ। ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं ये दिया हुआ है बुक में, एक छोटा सा समझाने के लिए। क्या हुआ बेटा? 3 आइटम है, आइटम पी क्यू आर, पी क्यू आर, और एक है हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब है जितने में हमने खरीदी थी। हमने पी आइटम को खरीदा था 38 लैक्स में, क्यू को खरीदा था 39 लैक्स में। सर लैक्स, हाँ बेटा, ऊपर इन लैख लिखा हुआ है, इन रुपीज इन लैख, मतलब ये 38 नहीं है, 38 लैक्स में बात हो रही है। और आर को खरीदा था हमने 17 लाख में। अब आगे जरा ध्यान से सुनिए, नेट रियलाइजेबल वैल्यू अगर आज मार्केट में बेचने जाएं तो जो पहला आइटम है पी 38 वाला, वो कितने में बिकेगा? 42 में। क्यू 29 वाला कितने में बिकेगा? 29 में। लेकिन आर 17 वाला कितने में बिकेगा? 14। हमें कौन सी वैल्यू रिकॉर्ड करनी होती है? क्लोजिंग स्टॉक जब रिकॉर्ड करेंगे तो बेटा कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कहता है कि जो दोनों में से कम हो वो रिकॉर्ड कर लो। अब हमें क्लोजिंग स्टॉक, मतलब 3 आइटम पड़े, इनके क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो बेटा पहले 38 और 42,000 में से कौन सी वैल्यू कम है? 38। तो हमने बेटा इसकी वैल्यू लिखी 38, हाँ और ना बेटा? क्यू की जरा वैल्यू देखिए 29 और 29, तो इसकी कितनी लिखी? 29। आर की 17 लाख थी, कॉस्ट हमने खरीदी थी, लेकिन आज की डेट में मार्केट में वैल्यू कितनी है? 14। तो हम क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते वक्त कौन सी वैल्यू लिखेंगे? लोअर वाली। लोअर कौन सी है मेरे बेटा जी? अरे हाँ और ना? 14 लाख, अरे हाँ ना?
बस निकल आई, टोटल कर लो, 81 लाख की वैल्यू है हमारे पास। हमारे पास दुकान में कितने आइटम है? 3 आइटम है, और 3 आइटम की क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 81 लाख। हाँ और ना मेरे बेटा? नहीं समझ में आया? अब इसमें कुछ करना है आपको, ये बताओ। बोलते ही नहीं है। इसमें कुछ करना है तो आगे चलू। अब मैं, ये भी हो गया भाई। हाँ चौबे साहब, कोई डाउट है क्या इसमें? अच्छा लो छोड़ो फिर। लो साहब मैं समझा दे रहा हूं मेरी बेटा। मैं, लो साहब, एक, अब समझ में आ जाएगा। रिंग ये गोल्ड की है, जिसकी कॉस्ट है मेरे बेटा जी, रुपीज लिख रहा हूं, 10,890। ध्यान से सुनना, एक रिंग, दूसरी रिंग है ये गोल्ड की है। ये नंबर दे दूं, ये गोल्ड 1 और ये 2। इसकी कॉस्ट है मेरे बेटा जी 15,000। एक रिंग है मेरे पास, डायमंड की है मेरे पास। अब मेरी दुकान है, हाँ और ना? रिंग तो बहुत सारी है, लेकिन अब 3 ही रिंग बची हैं, ऐसे मान लो। इसकी वैल्यू है मेरे बेटा जी 25,600। और एक और रिंग ले लिया साहब, ये है सिल्वर की। इसकी कॉस्ट केवल है 500। क्लियर है? ये जो मैंने रुपीज लिखा है ना, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब है मैंने खरीदी थी इतने में, मेरी खरीद है ये। हम जो क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं, वो क्लोजिंग स्टॉक किस बेटा जो निकालते हैं, कॉस्ट पे निकालते हैं, कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब जरा ध्यान से सुनना है, आज की डेट में एनआरवी, एनआरवी का मतलब क्या हुआ? एनआरवी का मतलब हुआ कि अगर ये गोल्ड की रिंग पहली वाली अगर मैं मार्केट में आज की डेट में बेच दूं, तो मेरे बेटे मेरे को मिल जाएंगे 15,200 रुपए। हाँ और ना? बोलते ही नहीं है। और जो रिंग दूसरी है, इसके मिल जाएंगे मेरे बेटा जी 18,500। जो रिंग डायमंड की है 25,600। ये बहुत दिनों की मेरे पास रखी हुई है, बिकी नहीं रही है। और मेरे बेटा इसके मेरे को मिल जाएंगे मेरे बेटा जी, मान के चल रहे हैं 19,600। हाँ और ना? डायमंड में भी क्या होता है, एक डायमंड की प्योरिटी होती है। हाँ और ना बेटा जी? तो ये बहुत पुराना हो गया, बिक ही नहीं रहा डायमंड, तो मार्केट में इसकी वैल्यू कम हो गई। और जो सिल्वर की रिंग थी, इसकी वैल्यू आज की डेट में मार्केट में 400। क्लियर है? क्या हुआ मालूम है? डायमंड के प्राइस जब मैंने खरीदी थी तो क्या हो रहे थे? हाइक हो रहे थे। आज की डेट में, आज की डेट का मतलब जब मैं बेचने वाला हूं, तो इसकी डायमंड की वैल्यू क्या हो गई है मेरे बेटा जी? कम। और ऐसे ही सिल्वर का हो गया है मेरे बेटा जी। क्लियर है? अब आपसे कह रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक बताओ, और मेरे बेटा ये चारों की चारों रिंग मेरे पास है, मेरे शोरूम में रखी हुई है, इनका क्लोजिंग स्टॉक बताना है आपको। अब क्लोजिंग स्टॉक जब हम कैलकुलेट करते हैं, जरा ध्यान से सुनना, क्लोजिंग स्टॉक वो हम किस में करते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लोअर। हाँ और ना बोलो मेरे बेटा? बस अब क्या करना है मेरे बेटा जी, इनकी अमाउंट देखो, इन दोनों में से कौन सी कम है? पहली रिंग की 10,890 और दूसरे की 15,200, कौन सी लिखूं बोलो? क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो जो कम है वो करना है, 10,890। दूसरे की कितनी वैल्यू है? 15,000। डायमंड जो 25,600 खरीदा, आज की डेट में कितना है? तो मैं क्लोजिंग स्टॉक निकालते वक्त जो कम होगा वो लिखूंगा, यस और नो बेटा जी? सिल्वर की जो रिंग थी मेरे बेटा, इसकी कॉस्ट कितनी लिखूंगा? 400। हाँ और ना मेरे बेटा जी? क्लोजिंग स्टॉक बताओ तो ये टोटल कर लो, ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकल आई सब। कितना आया भैया? 45,000। लो साहब, नहीं समझ में आया? नहीं आया? यही मैं वहां समझा रहा था, वहीं भी तो यही समझा रहा था। क्लियर? अरे क्लियर? तो ये कौन सा मेथड है वैसे? मैं तो भूल ही गया। कौन सा है? स्पेसिफिक
आइडेंटिफिकेशन मेथड, हाँ और ना? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मतलब समझ में आया, या आइटम की अलग अलग वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, यस और नो बेटा जी? ये भी हो गया साहब। तो अगर आपको याद हो हिस्टोरिकल कंप्लीट हो चुका है अब आपका, हाँ और ना? कौन सा कंप्लीट हो गया मेरे बेटा? हिस्टोरिकल। अब इसमें कुछ पूछोगे मेरे से? अब हिस्टोरिकल में आपको मैंने क्लियर कर दिया है, सारी चीजें क्लियर कर दी है मेरे बेटा जी। सारी चीज का मतलब स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन करवा दिया, फिपो, लिपो, वेटेज और सिंपल एवरेज, और ये मैंने दोनों में करवा दिए हैं। कौन कौन से में? परपेचुअल और पीरियडिकली। इसमें अगर कोई डाउट है तो मेरे से पूछिए आप। क्लियर है मेरे बेटे? अब आगे चलता हूं मेरे बेटा, अब चलता हूं कौन से पे मेरे बेटा? नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट। नॉन, ये चैप्टर 3-4 भागों में डिवाइड है हकीकत में। अब पहले नॉन हिस्टोरिकल, ये तो सारे वैल्यूएशन के हो जाएंगे, फिर बाद में एक और चीज आएगी अभी, फिजिकल क्वांटिटी कैसे करते हैं, जैसे मैंने बोला नहीं अभी, क्या फिजिकल काउंटिंग करने का 1 2 3, तो वो कैसे होती है वो भी आपको सिखाया जाएगा। तो पहले अब हम बात करते हैं मेरे बेटा जी किसकी? नॉन हिस्टोरिकल मेथड। और इसमें भी कौन सा मेरे बेटा? लो साहब, ये भी समझते हैं आप। पहली बात तो अब आपको ये समझना चाहिए, नॉन हिस्टोरिकल मेथड जो हमारा मेनली जो अप्लाई होता है वो कहां यूज होता है? ये मेनली होता है मेरे बेटा जी रिटेल शॉप पर। कहां पर अप्लाई होता है? रिटेल शॉप। रिटेल शॉप की अगर मैं बात करूं आज की डेट में, तो जैसे कल भी मैंने बोला था, जैसे शुभम मेगा मार्ट हमारे यहाँ, शुभम मेगा मार्ट समझ में आता है? रिलायंस मेगा मार्ट, विशाल मेगा मार्ट, याद है ना? वहां पर क्या होता है मालूम है आपको? अगर कभी आपने ध्यान से देखा हो, एक बहुत बड़ा मेरे बेटा जी शोरूम होता है उनका, और इस शोरूम में क्या होता है मेरे बेटा जी, बहुत सारे आइटम रखे होते हैं, बहुत सारे आइटम। और ये आइटम है ना आपके घर के यूज होने वाले, राइस, व्हीट, गेहूं, चीनी, मसाले, रिफाइंड और मस्टर्ड ऑयल, मतलब सब कुछ है इनके पास। अब आप ये देखिए वहां पर बेटा जी जब सेल प्राइस, इतनी सारी आइटम है और वहां सेल, क्या सेल प्राइस है भाई? मैं तो नहीं समझता किसी एक अच्छे इंसान को वो सारे प्राइस याद रहेंगे। देखा है आपने कि आप वहां चले जाओ और वहां बहुत सारे लड़के लड़कियां मतलब खड़े रहते हैं, और आप वहां कहो कि जी मेरे को है ना मस्टर्ड ऑयल चाहिए, तो बोले सर वहां, यहाँ नहीं है, वहां पर है। और फिर आप कहें जी मस्टर्ड ऑयल क्या भाव चल रहा है, तो वो कहें ये तो आपको काउंटर पे ही बताएंगे, उन्हें नहीं मालूम होता है। और आपको क्या मालूम है कि काउंटर वाले भैया को मालूम है कि काउंटर वाला बता देता है जाते ही, वो क्या करता है, वो मस्टर्ड ऑयल की पैकिंग लेता है, अगर और सीसी में है या पॉलीथीन उसमें पैकिंग में है, और वो अपने कंप्यूटर पर स्कैन कर देता है उसको। मालूम है आपने? देखा है ना? स्कैन कर देता है, और स्कैन करते ही सामने प्राइस आ जाता है, और प्राइस आकर फिर आपसे बताता है कि सर इसका प्राइस 140 पर लीटर है। अब आपने 2 लीटर लिया है तो 2 से वही मतलब वो फिर वर्किंग मतलब लैपटॉप, वो इससे क्या कहते हैं, कैसे अपने मतलब मैनुअल उसमें मल्टीप्लाई 2 कर देता है और आपकी सामने मतलब आ जाता है। यही होता है लगभग। अच्छा एक और बात बताओ, रिटेल शॉप अब आपका है, ये मैं ये मान ले रहा हूं। अब इसमें जो आपने मैंने कहा मस्टर्ड ऑयल
या मैंने केवल ऑयल लिखा, फिर मैंने देसी घी लिख दिया, फिर मैंने राइस लिख दिए और मसाले लिख दिए सब जो भी हैं यार। रेट उसको नहीं मालूम है, वो क्या करता है स्कैन करता है सबके। अब आप इसमें प्रॉफिट लोगे तो हर आइटम का कैसे डिसाइड करोगे मेरे बेटे कि आपने, आपकी शॉप है आपने खोल लिया और आपने तो बैठना नहीं है, बैठना किसको है मेरे बेटे, लड़के जो नए नए यूथ आजकल संभाल रहे हैं। अब उसको या तो आप कहो कि देख इसकी कॉस्ट अगर 140 है तो ये आपको 160 का बेचना है लगभग। अगर घी की, देसी घी की बात कर रहा हूं, अगर ये 400 की कॉस्ट है तो इसको आपको 460 बेचना है। अगर आप ये कहेंगे इसको इतने में बेचना है, इसको इतने में बेचना है, इसकी कॉस्ट इतनी है, तो उसको याद रहेगा सारी चीजें। किसको? उसको भैया को याद रहेगा जो लैपटॉप पे पैसे लेने बैठा हुआ है? नहीं होता है। तो पता है क्या करते हैं मेरे बेटा प्रैक्टिकल लाइफ में? सुनो, प्रैक्टिकल लाइफ में जो शॉपकीपर है वो क्या करता है, जो इनकी कॉस्ट होती है ना, हर प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है उसमें अपना मार्जिन ऐड कर देता है। मार्जिन मतलब प्रॉफिट ऐड कर देता है। वो मतलब एक सिमिलर प्रॉफिट काउंट करता है सभी से। उसने सोच रखा है कि मेरे को 10% प्रॉफिट लेना है, लेकिन 10% पे बिजनेस नहीं होता है, बता दे रहा हूं। अगर उसने, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि उसने कहा मेरे को 15% तो प्रॉफिट लेना ही लेना है, तो वो जो कंप्यूटर में, जो सिस्टम में, सॉफ्टवेयर में जो प्राइस डाले जाएंगे वो क्या करे जाएंगे मेरे बेटा जी, कि 140 उसकी कॉस्ट है तो उसमें 15% क्या कर दिया जाएगा, प्रॉफिट ऐड कर दिया जाएगा। और प्रॉफिट ऐड करने के बाद जो भी प्राइस आएगा वो उस प्राइस पर कस्टमर को बेच दिया जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई? नहीं आई मेरी बात समझ में? मतलब यहां पर जितना भी शोरूम में जो भी सामान रखा हुआ है, शोरूम में जितना भी सामान रखा हुआ है, ये पता है किस पर है? ये सेलिंग प्राइस पर है। कौन से प्राइस पर है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? खरीदा कॉस्ट पर है, लेकिन हमारे सिस्टम में किस पर आ रहा है? सेलिंग प्राइस। अब आप एक बात बताइए मेरे बेटा, आपने अपने मॉल में से कुछ आइटम बेच दिया मेरे बेटे, मान ले रहे हैं आपने सेल करी मेरे बेटा जी पूरे मंथ में 20 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए की सेल कर दी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपका, तो आपकी शॉप पर जो भी स्टॉक होगा वो आप 2 मिनट में बता सकते हैं। 2 मिनट में कैसे बता सकते हैं? फिजिकल काउंटिंग कर कर कि अपने सिस्टम से बता सकते हैं? सिस्टम से बताएंगे। सिस्टम इन द सेंस अपने कंप्यूटर से बताएंगे। आप क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि वहां सारा स्टॉक रिकॉर्ड होता है उसमें, और रिकॉर्ड जो है उसके अकॉर्डिंग आप मेरे बेटा जी क्लोजिंग स्टॉक बताएंगे, क्लोजिंग स्टॉक। और आपने कहा कि क्लोजिंग स्टॉक अब भी हमारा 5 लाख रुपए का है। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये आपने सिस्टम में से देखकर बताया है कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है मेरे बेटा जी? 5 लाख। ये 5 लाख जो है ये कॉस्ट पर बताया है कि सेलिंग प्राइस का बताया है? आवाज नहीं आई मेरे पास तक। सेलिंग प्राइस। आपने जो क्लोजिंग स्टॉक बताया है वो सेलिंग प्राइस का बताया है, क्योंकि आपने अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में जो भी अमाउंट, जो भी फिगर डाल रखी है, जो भी आइटम की, वो आपने ऐड करके डाल रखी है। किसमें ऐड कर रखी है? प्रॉफिट मार्जिन को ऐड करके सेलिंग प्राइस पर। आपने टोटल सेल कितने की कर दी? 20 लाख की। क्लोजिंग स्टॉक आपके पास कितना है? 5 लाख। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक तो हमें, आपको याद हो, हम केवल 2 ही चीजों पे दिखा सकते हैं, कॉस्ट, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, और विच इज जो भी हो, हाँ और ना, जो भी कम होगा। अरे यस और नो? कहने का मतलब हम क्लोजिंग स्टॉक में, आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में बता दूं, क्लोजिंग स्टॉक हम जब भी दिखाते हैं तो बेटा जी कॉस्ट पे दिखाते हैं, और या नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे दिखाएंगे। नेट रियलाइजेबल वैल्यू बेचने वाला प्राइस। अब आप ये बताइए कि कॉस्ट कम होगी कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम होगी? मोस्टली केसों में कॉस्ट कम होगी यार। ये तो कुछ सर्टेन केसों में होती है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। कल भी मैंने शायद कल बोला था, अम्ब्रेला का एग्जांपल दिया था, नहीं दिया था?
नहीं दिया। अब सुन लो, नेट रियलाइजेबल वैल्यू किस केस में कम होती है? जो आपके सीजनेबल आइटम होते हैं, स्लो मूविंग। स्लो मूविंग समझ में आता है? स्लो मूविंग जो कम बिकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल कल दिया था शायद मैंने, कि आपने बेटा जी 10 अम्ब्रेले खरीद लाए मेरे बेटा, याद आया क्या नहीं आया? और एक अम्ब्रेले की कॉस्ट कितनी थी मेरे बेटा जी? 200। आपने 8 अम्ब्रेला बेच दिए, सेल कर दिए, कितने के बेचे वो एक अलग मैटर है, 250 3 जो भी आपका रेट था। आपके पास कितने बच गए मेरे बेटा जी? 2 अम्ब्रेला बच गए। अरे हाँ और ना? आपने खरीदा कितने में था? और सीजन गया, मंथ चल रहा है, अब तो अगस्त चल रहा है, मान के चल रहे हैं अक्टूबर, और ये हमने अगस्त में खरीदे थे और अगस्त में सेल हो गई, अक्टूबर में 2 बचे हुए हैं। एक कोई आदमी, क्योंकि अक्टूबर में तो बारिश होती नहीं है, अब तो ये बिकना नहीं है, कोई एक आदमी पता नहीं किस पर्पज से आया, बोला भाई साहब वो छतरी चाहिए थी, अम्ब्रेला मिल जाए। पूरे बाजार में ढूंढ आया हूं, बिक नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है। बोला हाँ मिल जाएगा। आपने बताई कि हाँ 250 रुपए का एक अम्ब्रेला है भैया, चाहिए ले ले, नहीं है मतलब। बोला 250 का है? कोई सीजन चल रहा है, ऐसे ही बोलते हैं 250, कोई सीजन चल रहा है, नहीं नहीं मेरे को नहीं चाहिए। बोला 250 में नहीं लूंगा मैं। चलने लगा। अब आप जरा ध्यान से सुनना है, आप मालिक हैं, ओनर हैं, आपने उससे पूछा भाई ये तो बता कितने का लेगा? बोला भैया मैं लूंगा 180 रुपए का, 180। बोले ना ना, बोले 200 रुपए की तो खरीद है, 200 रुपए में तो खरीदा है। तो बोला खरीदा होगा, मैं कम मने कर रहा हूं, मेरे को तो 180 पे चाहिए। दिल से बताओ, क्या हमें बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए? बेच देना चाहिए, बता दे रहा हूं भैया। इसका कब? नेक्स्ट अगस्त में ही काम होगा। इस इन डिफरेंस मतलब एक अगस्त में खरीदा था और अब दूसरी बार अगस्त में ही काम होना है। और सपोज करो अक्टूबर के बाद मेरे बेटा जी अभी भी कितने महीने बचे हुए हैं? 9-10 महीने बचे हुए हैं। बीच में एक चूहा काट गया, एक अम्ब्रेला खराब हो जाएगा। अरे हाँ और ना? भाई दुकान में, शॉप में अब चूहे भी होते हैं, एक ने भी अगर थोड़ा सा काट दिया, क्या फिर वो 180 का बिक जाएगा? दूसरा रीजन उसके 200 2 मल्टीप्लाई बाय द 200 कितने रुपए मेरे बेटा जी? 400 रुपए उस 2 अम्ब्रेले में फंसे हुए हैं। और अगर दोनों अम्ब्रेला मेरे बेटा जी 360 में बिक जाएं तो बेटा उसका कैश आज ही रिकवर हो जाएगा, रियलाइज हो जाएगा। हाँ और ना? क्या उस 360 का वो यूज करेगा कि नहीं करेगा मेरे बेटा? एक तो 400 रुपए का सामान पड़ा हुआ है दुकान के अंदर, और वो भी डर लगा हुआ है कहीं कोई काट ना दे, चोरी ना हो जाए, खराब ना हो जाए। और एक मेरे बेटा जी 40 रुपए नुकसान से आप बेच रहे हैं। कौन सा अच्छा रहेगा भैया? बेच कर फ्री हो और खरीदेंगे, जब सीजन आएगा दोबारा देखेंगे, जब प्रॉफिट कमा लेंगे। प्रॉफिट तो कमा ही लिया ना, 10 खरीदे थे 200 के हिसाब से, 8 बेच दिए 250 के हिसाब से, प्रॉफिट तो कमा ही चुके हैं। अरे हाँ और ना? तो मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू होती है ना, वो कुछ ही केसों में कम होती है, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ज्यादा ही होती है। तो दोबारा मैं इसी टॉपिक पर आ रहा हूं। तो क्लोजिंग स्टॉक मेरे बेटा जी आप हमेशा किस पे दिखाते हैं? कॉस्ट पर। और क्लोजिंग स्टॉक जो मॉल में है आपने किस पे दिखा रखा है? सेलिंग प्राइस। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, क्लोजिंग स्टॉक को सेलिंग प्राइस से कॉस्ट पे लाने का तरीका क्या होगा? अब वो तरीका मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना है मेरे बेटे। 2 ही तरीके हैं, या तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट पता होना चाहिए, अरे हाँ और ना? या तो अगर आपको पता है मेरे बेटा तो फिर तो 2 मिनट का काम है। कैसे 2 मिनट का काम है मैं बता के दिखाता हूं। अगर क्वेश्चन में लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल प्राइस एसपी, क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा था, क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा था मेरे बेटा जी? 5 लाख। और किस पे दे रखा था मेरे बेटा जी? सेलिंग प्राइस पे ही दे रखा है ना? अरे हाँ ना तो बोल दो। इसमें से प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हैं? कितना निकाल दूं इसमें से प्रॉफिट? 25%। अरे हाँ और ना? कितना निकल आया? 1 लाख। तो इसमें ग्रॉस प्रॉफिट कितना इंक्लूड है? 1 लाख। तो क्लोजिंग स्टॉक जब कॉस्ट पे निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे मेरे बेटा जी? 5 लाख में से 1 लाख माइनस कर दो, आंसर कितना आ जाएगा? 4 लाख। मतलब क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितने का बचा हुआ है? 4 लाख। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या करने जा रहा हूं?
अभी भी नहीं समझ में आई है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। बेटा करना क्या है, ओवल सब निष्कर्ष बता दो। जितने भी हमारे रिटेलर होते हैं, रिटेल शॉप होती हैं, उनमें बहुत सारे आइटम होते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया मॉल का, उसका हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना होता है। क्लोजिंग स्टॉक निकालना 2 मिनट का काम है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक जो निकलेगा वो आपका किस पर निकलेगा, सेलिंग प्राइस पर निकलेगा। किस पर निकलेगा मेरे बेटे, सेलिंग प्राइस पर निकलेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं। अब क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट पे लेकर आना है, और क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट पे कैसे ला सकते हैं, अगर ग्रॉस प्रॉफिट आपको गिवन है, फिर तो 2 मिनट का काम है। 2 भी मिनट ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं, सीए फाउंडेशन में इतना इजी क्वेश्चन दे देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट दे देंगे आपको, ये ग्रॉस प्रॉफिट नहीं देंगे, फिर कहेंगे अब निकालो जाओ। हाँ समझ में आ गया ना, खेल समझ में आ गया ना। तो पहले आपको क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट पे लाने के लिए, क्लोजिंग स्टॉक सेल प्राइस पे तो आपको दे देंगे क्वेश्चन में, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट पे लाने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। क्या मेरी बात अब समझ में आई, क्या होने वाला है, नहीं समझ में आई। और ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद फिर हम मेरे बेटा, हम फिर क्लोजिंग स्टॉक को किस पे निकालेंगे, कॉस्ट पे निकालेंगे। पहले ये बोलो हाँ और ना। बोलूं अब मैं आगे थोड़ा सा, अब ध्यान से सुनना, टॉपिक नहीं है यार, समझाना तो पड़ेगा ना मेरे को, कुछ तो एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, क्वेश्चन तो इजी हो जाते हैं। अब होने वाला क्या है, तो आपको एक तो पहले अनएजुकेटेड तरीका बता दूं जिसे आपको आता है। कभी ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है बोलना, ओपनिंग स्टॉक, और क्या होता, अब तो कुछ बोलोगे, मुंह में आवाज है ही नहीं, टू परचेज, और बोलो, और मेरे बेटा जी प्लस कर दे रहा हूं डायरेक्ट एक्सपेंस। ये मैंने प्लस क्यों करे मालूम है, किसी की भी अगर हम कॉस्ट निकालते हैं, परचेज प्राइस निकालते हैं, तो उसमें गुड्स खरीदने से लेकर लाने तक के, मतलब फैक्ट्री तक पहुंचाने तक के सारे खर्चे ऐड हो जाते हैं, हाँ और ना मेरे बेटा। तो ये परचेज, ये सारी चीजें ऐड कर लेते हैं, हाँ और ना मेरे बेटे बोलो। इसमें से अब आपको क्या गिवन होगा मेरे बेटा, सेल। ये आपको गिवन होगी कि कितने रुपए की सेल कर दी, ये भी आपको गिवन होगा, ये भी गिवन होगा, और आपको यहां पर क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन होगा। गिवन होगा, लेकिन ये गिवन होगा सेलिंग प्राइस। केवल ट्रेडिंग अकाउंट में एक ही चीज याद रखना, एक ही चीज बोल रहा हूं, केवल सेल प्राइस प्रॉफिट पे होती है, केवल सेल। ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी चीज लिखी जाती है वो किस में लिखी जाती है, कॉस्ट पर। किस में लिखी जाती है, कॉस्ट पर, सब कुछ कॉस्ट पे लिखा जाता है। और सेल किस पे लिखी जाती है, सेल प्राइस, उसमें प्रॉफिट, जब भी तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा भाई, कितना हुआ। अब बेटा लेकिन क्लोजिंग स्टॉक आपको किस पे दिया जाएगा, आपको चाहिए कॉस्ट पर, लेकिन गिवन किस में होगा मेरे बेटा, सेलिंग प्राइस। कोई बात नहीं, देखेंगे। अब आपको ग्रॉस प्रॉफिट मेरे बेटा, टू ग्रॉस प्रॉफिट, ये अगर पता चल जाए तो सारी समस्या ही खत्म हो जाए। क्यों, क्योंकि अगर ग्रॉस प्रॉफिट पता चल गया तो इसमें प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस में क्या होता है, प्रॉफिट ही तो होता है, उसका मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे। तो अब करना क्या है वो समझो मेरे बेटा, बस छोड़ो इन सब बातों को। आपको करना क्या है, इस तरह से आपको क्वेश्चन अपने दिमाग में रखना है। जो आपने क्लोजिंग स्टॉक सेल पे दिया होगा, कुछ देर के लिए ये मान लो कि ये भी बिक गया। क्या बिक गया, क्लोजिंग स्टॉक जो है क्या मानेंगे हम, ये भी बिक गया, सेल प्राइस पे गिवन है तो मान लेंगे सब बिक गया। इसका मतलब टोटल सेल हमारी मेरे बेटा जी क्या मानेंगे, ये मानेंगे। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि 20 लाख की सेल करी, 5 लाख का, हाँ और ना, कोई डाउट यहां तक। और मेरे बेटा इसका क्या मतलब है, इसका भी मतलब बता दो मेरे को अब थोड़ा सा, इसका क्या मतलब है। ये हमारा ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पे गिवन होगा, परचेज हमारी कॉस्ट पे गिवन होगी, सब कुछ ऐड कर कर। तो हम क्या करेंगे, इस 25 लाख में से मेरे बेटा जी, 25 लाख में से ओपनिंग स्टॉक
परचेज माइनस करेंगे, जो निकल कर आएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा हमारा। बोलते ही नहीं है। मान ले रहे हैं कि जो 5 लाख क्लोजिंग स्टॉक था ये भी बेच देते हम, तो हमारी टोटल सेल कितनी हो गई? 25 लाख हो गई, नहीं हो गई? अब 25 लाख में से मेरे बेटा जी हमारा कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट कैसे निकालते हैं मेरे बेटा जी? अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो मैंने आज भी बताया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे? एक तो हमारा फॉर्मूला, लो हटा दे रहा हूं, ये भी सब बाद में लेकर आऊंगा यहां पर। लो साहब, ओपनिंग क्या कर रही थी आप लोग बोलो? प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, सेल नहीं था उसमें, हाँ और ना? ओपनिंग आपको गिवन होगा, परचेज गिवन होगा, क्लोजिंग 0, क्योंकि क्लोजिंग 5 लाख को क्या मान लिया था हमने? सेल मान लिया था, हाँ और ना? ये क्या निकल आया मेरे बेटा जी? कॉस्ट ऑफ। और अगर ग्रॉस प्रॉफिट अब निकालना चाहे वैसे तो यहीं से निकल आया कि टोटल ये क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर देना, ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा। 12th में अगर याद हो, रेशियो एक चैप्टर हुआ करता था, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता था COGS इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। याद आया क्या नहीं आया? थर्ड बुक में होता था, अरे हाँ ना? तो हम ग्रॉस प्रॉफिट ऐसे भी निकाल सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस COGS। अरे हाँ और ना? कर वो ही रहे हम, यहां भी तो वो ही कर रहे हैं। और क्या कर रहे थे मेरे बेटा जी? मतलब ये सेल्स, ये टोटल माइनस कर दिया COGS, ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा, हाँ और ना मेरे बेटा जी? क्लियर है? तो पहले क्या करना है, स्टेप टू स्टेप चला। पहले क्या करना है आपको, जब क्वेश्चन गिवन होगा जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको सेल मान लेना है, तो वो क्या हो गई? टोटल सेल। फिर आपको COGS मतलब ओपनिंग प्लस परचेज कर लेना है, हाँ और ना बेटा जी? और या आप अगर दिमाग में ये चीजें कुछ याद नहीं है तो एक सिंपल सा काम क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट बना लेना। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करना है मेरे बेटा जी? दिमाग में सेल की जगह लिख देना, क्लोजिंग स्टॉक की जगह लिख देना, ओपनिंग की जगह लिख देना, परचेज की जगह लिख देना, हाँ और ना? ये गिवन होगी, ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, टोटल ये माइनस ये, ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा। हाँ बोलो, हाँ और ना? नहीं समझ में आया? ये ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा। कोई डाउट? कोई डाउट? इतना कुछ समझ में आया कि नहीं आया? ये ग्रॉस प्रॉफिट किस में निकलेगा मेरे बेटा जी? रुपीज में। रुपीज में। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है इस क्वेश्चन का? क्लोजिंग स्टॉक में से प्रॉफिट निकालना है। अभी तो ग्रॉस प्रॉफिट रुपीज में निकला है, तो ग्रॉस प्रॉफिट को परसेंटेज में निकाल लीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अगर आपको याद हो, ये सारी 12th में था, फार्मूला मैं लिख दे रहा हूं, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल। याद आया कुछ? अरे बोल दो। और यहां नेट सेल का मतलब जो आपने सेल करी थी वो प्लस जो क्लोजिंग स्टॉक था सेल प्राइस पर, हाँ और ना मेरे बेटा जी? मल्टीप्लाई बाय द 100 कर देना, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकल आएगा। कैसे निकाला बताओ मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट ये अब कैसे निकलेगा? रुपीज में कैसे निकलेगा? समझ में आ गया? अरे बोल दो यार, कैसे निकला? फटाफट बोलो, कैसे निकलेगा? वो ये टेबल से, ट्रेडिंग अकाउंट से निकल आएगा। निकल आया? बोलो यार, हाँ ना बोल दो। मैं कुछ नहीं दूंगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन दे दूंगा, बता दे रहा हूं। और सेम जब मैं बोल रहा हूं, पहले ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू कैसे निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। नहीं, ऐसे नहीं निकालना चाहते तो दूसरा तरीका मैंने क्या बोला था? फार्मूलों के अकॉर्डिंग। फार्मूले लिखाए नहीं लिखाए मैंने ये? हाँ और ना? पहली स्टेप क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट इन रुपीज निकालना है। दूसरी स्टेप ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना है। कैसे निकालोगे? अच्छा एक और बात बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल में कौन कौन सी जो सेल करी है वो, और प्लस क्लोजिंग स्टॉक, परसेंटेज में निकल आया। सपोज करिए जो भी परसेंटेज निकल आया, ये ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा किस में निकलता है मेरे बेटा जी? सेल प्राइस पर, याद रखना। अब क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे निकालना है। क्लोजिंग स्टॉक किस में निकालना है? कॉस्ट पर। और आपको क्लोजिंग स्टॉक किस में गिवन है? सेल प्राइस पर। तो इसका मतलब इसमें प्रॉफिट पोर्शन इंक्लूड है।
इसमें क्या करना चाहिए, जो भी परसेंटेज निकाला था, जो भी आपने परसेंटेज निकाला था मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। अरे हाँ और ना, निकलेगा। अब कॉस्ट में निकालने के लिए क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट में निकालने के लिए क्लोजिंग स्टॉक, सेलिंग प्राइस, जो भी ग्रॉस ये जो निकला था प्रॉफिट, हाँ और ना बेटा जी, जो क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट था मेरे बेटा जी, प्रॉफिट लिख दे रहा हूं, प्रॉफिट पी, ये क्लोजिंग स्टॉक निकल आएगा आपका। क्लोजिंग स्टॉक किस पे निकलेगा, कॉस्ट पर। क्या मेरी बात समझ में आई क्या नहीं आई? नहीं आई, हाँ। तो पहले क्या निकालेंगे, फटाफट बोलो, पहले क्या निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट इन परसेंटेज, इन परसेंटेज, इन रुपीज, इन रुपीज। फिर क्या निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट इन परसेंटेज। परसेंटेज निकालने के बाद क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय द ग्रॉस प्रॉफिट इन परसेंटेज। क्या निकल आएगा, क्लोजिंग स्टॉक में कितना प्रॉफिट इंक्लूड है वो निकल आएगा। सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस कर दो, कॉस्ट पर आ जाएगा। हाँ और ना मेरे, नहीं समझ में आया, नहीं आया। अच्छा आज का एक और चीज बता दो प्लीज, लास्ट, अभी कुछ मैंने करा नहीं है, आराम से समझो, जल्दबाजी कुछ नहीं है। लो सर, ये तिलक नगर, ये नजफगढ़, और तिलक नगर में सबसे ज्यादा क्या बिकता है, क्या बिकता है, लो रेडीमेड के कपड़े ले ले रहे हैं, वैसे तो गांधीनगर में मिलते हैं रेडीमेड गारमेंट्स। बेटा प्लीज, हमारी शॉप नजफगढ़ में है भाई, यहाँ, और यहां पर एक हमने बहुत बड़े डीलर से, मेरे बेटा डीलर से, ये सेम डीलर होगा ये तो, बहुत बड़े डीलर से रेडीमेड का गारमेंट का काम है, और हमारा नजफगढ़ में है। हमने यहां से कुछ कपड़े खरीदे, परचेज करे, जब परचेज करे, ध्यान से सुनना है, उसने कुछ हमें डिस्काउंट दिया। क्या दिया, कुछ उसने टैक्स भी ऐड कर दिए, टैक्स उसमें गारमेंट पर। टैक्स हमारे दो तरह के होते हैं, एक रिफंडेबल और एक नॉन रिफंडेबल। रिफंडेबल का मतलब आफ्टर सम पीरियड गवर्नमेंट रिटर्न कर देती है, और नॉन रिफंडेबल का मतलब वो वापस, तो ये नॉन रिफंडेबल है मेरे बेटा, नॉन रिफंडेबल, नॉन रिफंडेबल, ये वापस नहीं होंगे। फिर हमने मेरे बेटा मतलब कुछ खरीदा तो उसने बिल बनाया होगा, बिल बनाया तो उसमें कुछ डिस्काउंट चला गया, किसमें, अमाउंट में, और कुछ टैक्स ऐड कर दिए। उसके बाद फिर हमने क्या करा मेरे बेटा, यहां पर हमने एक 3 व्हीलर करा। 3 व्हीलर में तो यहीं कर लिया, ये अब हमारा नजफगढ़ आ रहा है, यहाँ जहां सामान ज्यादा था। अब इसे उतारे कौन, 3 व्हीलर वाले से कहा दुकान के अंदर रख दे, बोला मैं रख दूंगा, लेकर आया हूं, मेरे बस की बात नहीं है, रखने हो रखनो, नहीं ले जाऊंगा उल्टे। हाँ, फिर हमने कहा ये तो टेंशन हो गई। वहां पर फिर क्या हुआ, एक हमने मजदूर को बुलाया, बेचारा, उसे कहा हमारा ये जो 3 व्हीलर में सामान था, ये छोटा मोटा, कि इसको उठा, और इसको उठाकर कहां रखना है, यहां रखना है गोडाउन में। बोला रख दूंगा, बोला पैसे लूंगा। मैंने कहा हाँ पैसे दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, और गोडाउन में रख गया। अब आपको जो आपने गुड्स परचेज करे थे, जो गुड्स का मतलब जो रेडीमेड के सामान परचेज किया था, उसकी कॉस्ट निकालनी है आपको।
तो कॉस्ट हमेशा एक ही तरीके से निकलती है जो मैंने आपको कंसाइनमेंट में सिखाई थी, याद है? गुड्स जहां से आ रहे हैं वहां से गोडाउन तक के पहुंचने के खर्चे। इसमें क्या क्या ऐड होगा? जो भी हमने गुड्स परचेज किया होगा, जो हमने परचेज किया होगा वो माइनस डिस्काउंट, अरे हाँ और ना, प्लस टैक्स। कौन से टैक्स? नॉन रिफंडेबल। अगर रिफंडेबल होंगे तो इनको ऐड नहीं करते हैं ना लेस करते हैं, हाँ और ना बेटा जी? यस और नो? उसके बाद फिर हमारे मेरे बेटा फ्राइट के 3 व्हीलर से गया था, हाँ और ना? मतलब मैं यहां लिख दूं डायरेक्ट एक्सपेंस। अब डायरेक्ट एक्सपेंस में फ्राइट इनवर्ड, वेजेज मजदूर से उतरवाया था, अरे हाँ और ना? मतलब गोडाउन तक के पहुंचने के जो भी हमारे खर्चे होंगे वो हमारी परचेज मानी जाएगी, हाँ और ना मेरे बेटा? कोई डाउट? कभी कभी आपको परचेज इस तरह से भी निकालनी पड़ सकती है, क्योंकि आपको अभी मैंने बोला था ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, बोला था नहीं बनाया था? तो मैंने बोला ओपनिंग स्टॉक गिवन होगा, ये परचेज आपको निकालनी भी पड़ सकती है। परचेज कैसे निकालेंगे? ऐसे, अरे हाँ और ना? और निकालने के बाद ये परचेज यहां पर लिख देंगे। फिर आपकी सेल गिवन होगी, क्लोजिंग स्टॉक गिवन होगा, लेकिन ये किसमें होगा? और इसमें तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, सेल प्राइस पे ही होता है हमेशा, हाँ और ना? ट्रेडिंग अकाउंट में कोई भी आइटम प्रॉफिट में रिकॉर्ड नहीं होती है, केवल एक को छोड़कर। किसको छोड़कर? लेकिन ये लिखी हुई है। तो अब हम इससे टोटल कर कर क्या निकालेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट इन रुपीज, पहला ऑब्जेक्ट, हाँ और ना? दूसरा ऑब्जेक्ट अब क्या होगा बोलना? फिर हम निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, किसमें निकालेंगे? इन परसेंटेज। कैसे निकालेंगे बोलो? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन टोटल सेल लिख दूं। टोटल सेल का मतलब कौन सी सेल? जो आपने एक्चुअल सेल करी प्लस क्लोजिंग स्टॉक, हाँ और ना बेटा जी? मल्टीप्लाई बाय द 100। कोई डाउट? फिर थर्ड पर आप क्या निकालेंगे मेरे बेटा? मैं लिख दे रहा हूं प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक, हाँ और ना बेटा जी? कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग स्टॉक ये किस में गिवन होगा आपको? सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय द ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज वाला, हाँ और ना? और फिर फोर्थ पे क्या निकालेंगे? क्लोजिंग स्टॉक किस पर? नहीं समझ में आया? क्लोजिंग स्टॉक कौन सा मेरे बेटा? सेलिंग प्राइस प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक, ये लिख दे रहा हूं प्रॉफिट इन। अभी भी नहीं समझ में आया? ये आंसर टफ नहीं ना? सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, मतलब सेकंड टाइम, मतलब इसका दूसरा नंबर है। पहले नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं इसके बाद आएंगे। इन्वेंट्री में जो लिफो फिपो है, कभी एग्जामिनर मेहरबान हो गया आपके ऊपर तो दे देगा, नहीं तो नहीं देगा। जो हमने अभी करा था वेटेज का कभी कभी दे देते हैं 2 नंबर 4 नंबर में, लेकिन ये एडजस्टेड सेलिंग प्राइस आना ही आना है। और इसके बाद फिजिकल क्वांटिटी का क्वेश्चन है, उनमें से एक आना ही आना है, या तो उधर से आएगा या इधर से आएगा, ये आपका लक्ष्य है। और दोनों ही इजी हैं, दोनों ही इजी हैं। अब इसको अगर आप टफ कह रहे हैं तो मैं नहीं समझ रहा टफ है मेरे बेटे, तो मैं होमवर्क दे दूं अब आपको। तो क्वेश्चन मेरे बेटा जी बुक दिखाओ मेरे को जरा, 1 मिनट है। क्वेश्चन नंबर जरा ध्यान से देखो, कोशिश करेंगे, मैंने करवाया तो है नहीं अभी, हो जाएगा, बहुत अच्छी बात, नहीं होगा उससे भी अच्छी बात। क्वेश्चन नंबर 5 चेक करना जरा। क्वेश्चन नंबर 5 मेथड्स एक्स वाई एंड जेड वाला है कि नहीं है? अरे यस और नो बोलू। और क्वेश्चन नंबर 6 मैं कुछ नहीं समझा कर भेज रहा हूं, आप खुद देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो क्वेश्चन मैंने 2 दे दिए मेरे बेटा अपनी बुकलेट के, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। सभी को थैंक यू एंड धन्यवाद मेरे बेटे।